गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कृष्णा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अशोक के अभिलेखों को डिस्कस कर रहे थे और ये दूसरा पार्ट है उसमें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अशोक के गुहा लेख यानी केव एडिक्ट्स को देखा था। आज हम लोग जो है अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे यानी रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो दो भागों में है, यानी कि एक बृहद शिलालेख है और एक लघु शिलालेख है, जिसको हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट कहते हैं। और उसमें से आज हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, रॉक एडिक्ट ऑफ द अशोका। ठीक है, और इसमें भी आज हम लोग बृहद शिलालेख के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो अशोक के शिलालेख हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 14। कितनी संख्या है? 14। ये 14 नंबर में है, 14 नंबर में है। और अगर आप देखेंगे तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो 8 अलग अलग जगहों से पाए गए हैं, यानी 8 अलग अलग जगहों से 14 शिलालेख टोटल अशोक के हमें मिले हैं। जैसे कि हम देखिए, नाम देख लेते हैं कहां कहां से मिले हैं। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ठीक है, कालसी, गिरनार, सोपारा, एर्रगुडी, एर्रगुडी के बाद धौली से हमें मिला है, और गंजाम, गंजाम नहीं जौगढ़ है, थोड़ा सा इसको जौगढ़। ठीक है, 8 जगहों से जो है हमें 14 शिलालेख मिले हैं। देखिए, जो शहबाजगढ़ी है ये और मानसेहरा ये दोनों कहाँ है? ये दोनों पाकिस्तान में है। कहां पर है? दोनों पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी जो है पेशावर जिले में है पाकिस्तान के। ये कहां पर है? पाकिस्तान के पेशावर जिले में है पाकिस्तान के। मानसेहरा जो है हजारा जिले में पड़ता है पाकिस्तान के। ठीक है, बाकी आप देखिए कालसी हमें कहां से मिला है? कालसी उत्तराखंड से मिला है, यानी देहरादून से मिला है। ठीक, गिरनार कहां से मिला है? गुजरात से मिल रहा है गिरनार। गिरनार जो है गुजरात में है। ठीक है, सौराष्ट्र में। सोपारा कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक, एर्रगुडी कहां है? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। एर्रगुडी कहां है? आंध्र प्रदेश, कुर्नूल। ठीक है, धौली ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा से मिला है, उड़ीसा के पुरी जिले से। ठीक है, जौगढ़ भी उड़ीसा से मिला है, उड़ीसा के गंजाम जिले से। ठीक है, तो ये वो 8 जगह हैं जहां से अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं और जिसे आज हमें पढ़ना है। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बृहद शिलालेख की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी हमने पहले ही डिस्कस किया अभी आप लोगों से कि हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें पहला जो है वो आपके सामने है। देखिए, इस अभिलेख में, अपने पहले अभिलेख में अशोक इस बात को बताता है कि जीव हत्या जो है वो निंदनीय है। इसमें वो पशु बलि पर रोक लगाने की बात करता है। इसके साथ वो ये भी बताता है कि जब ये लेख लिखा जा रहा है, मतलब ये प्रथम लेख जब लिखा जा रहा है, तो उस समय जो है उसकी पाकशाला में केवल और केवल 3 जीवों का वध किया जाता था, यानी 3 जीवों को मारकर बनाया जाता था। ठीक है, कौन कौन से थे? 2 मोर थे और 1 मृग था। लेकिन इस शिलालेख के लिखे जाने से पहले उसकी पाकशाला में, पाकशाला का मतलब होता है रसोई घर में, ठीक है, किचन में हजारों जीवों का जो है वध किया जाता था। लेकिन अब केवल 3 जीव, 2 मोर और 1 मृग मारे जाते हैं। मृग भी प्रतिदिन नहीं मारा जाता है, भविष्य में इन तीनों की भी हत्या नहीं की जाएगी, ये प्रथम लेख में कहा गया है। दिस एडिक्ट मेंशन अ बैन ऑन एनिमल स्लॉटर, यानी इस एडिक्ट में एनिमल स्लॉटर को बैन करने की बात कही है। अशोका स्टेट, अशोक बताता है कि बिफोर दिस एडिक्ट वाज रिटन, इस एडिक्ट के लिखने से पहले बहुत सारे एनिमल्स को जो है वो मारा जाता था, लेकिन इस एडिक्ट को लिखने के बाद केवल 2 मोर और 1 मृग यानी हिरण की बात कर रहा है वो मारे जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें भी मारने पे रोक लगा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो ये प्रथम लेख की बात अशोक इसमें कहता है। अगला देखिए, दूसरा शिलालेख क्या है?
क्या बोल रहा है अशोक दूसरे शिलालेख में? काफी अच्छी बात कहता है इसमें। अशोक बता रहा है इसमें कि दिस एडिक्ट मेंशन ह्यूमन एंड, देखिए, दिस एडिक्ट मेंशन ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन, इसमें मानव और पशु चिकित्सा का उल्लेख करता है। दक्षिण के 5 और सीमांत राज्यों को क्रमशः चोल, पांड्या, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी और यवन राज्यों में भी इसका प्रबंध किया गया है। देखिए ये बता रहा है इसमें, ये कि बताया जा रहा है कि हमने जो है चिकित्सा की व्यवस्था करी है। यानी अगर आप सीधी सी बात बोलें तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में कैसे बताया जा रहा है? अशोक ये कह रहा है कि इसने दक्षिण के 5 राज्य, दक्षिण के 5 राज्य कौन है? जो अशोक के राज्य में नहीं आते हैं, वो स्वतंत्र राज्य हैं, ठीक है। अशोक से उनकी बेहतर संबंध है, बेहतर अच्छे रिलेशन है। ये कौन कौन से राज्य हैं? चोल है, पांड्या है, सतीय पुत्र है, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, ये 5 राज्य हैं जहां पर अशोक ने चिकित्सा व्यवस्था करवाई थी, ठीक। जिसमें से ताम्रपर्णी कहां है? ताम्रपर्णी याद रखिएगा ये श्रीलंका के अंदर है, ताम्रपर्णी श्रीलंका में है, ठीक है। और ये तो दक्षिण के 5 राज्यों का है, और यवन राज्यों में भी इसका प्रबंध किया गया। यवन राज्यों का मतलब क्या? यवन राज्यों का मतलब है कि ग्रीक किंगडम्स में भी जो है इसका प्रबंध किया गया। किसका? चिकित्सा का प्रबंध किसने करवाया? अशोक ने करवाया, ठीक है। जहां औषधियां नहीं उपलब्ध थी वहां बाहर से मंगवाकर रखाई गई। मतलब इतना बढ़िया प्रबंध करवाया कि अगर किसी राज्य में औषधियां नहीं थी तो औषधियां मंगवाकर वहां रखवाई गई अशोक के द्वारा। मनुष्य और पशुओं के लिए वृक्ष लगवाने और कुएं खुदवाने का भी उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आजकल आयोग कुछ ऐसे ही बना रहा है जो हम और आप नहीं पढ़ते, हम आप ट्रेडिशंस पढ़ते आ रहे हैं, पुराने महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली याद कीजिए, महत्वपूर्ण लाइनें याद कर ली और चले गए। लेकिन आजकल पेपर का पैटर्न बदल चुका है, तो इसमें क्या बताया जाए? मनुष्य और पशुओं के लिए वृक्ष लगवाने और कुएं खुदवाने का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, तीसरा शिलालेख देखिए। तीसरे शिलालेख में अशोक क्या बता रहा है? अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, यानी कि जब उसका राज्याभिषेक हो गया तो उसके 12वें वर्ष में उसने क्या किया कि आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को। ये 3 अधिकारी हैं, युक्त है, रज्जुक है और प्रादेशिक है। इन 3 अधिकारियों को अशोक आज्ञा देता है कि प्रशासकीय कार्यों के अतिरिक्त, यानी जो आप राज्य का प्रशासन चला रहे हैं उसके अलावा भी आप हर 5वें वर्ष में एक बार प्रजा के बीच जाइए, ठीक है। प्रजा के बीच जाकर उनको धर्मोपदेश दीजिए, ठीक है। धर्म का उपदेश उनको दीजिए, यानी प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त आपको ये काम भी करना पड़ेगा। ये बात अशोक अपने किस अभिलेख में कहता है? तीसरे अभिलेख में। उसने युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये तीनों अधिकारी हैं, इनको ये कहा था करने के लिए। अगला देखिए, चौथे अभिलेख में अशोक क्या कहता है, इसको समझिए। इसमें राजा के धर्माचरण के, ये भेरीनाद नहीं, ये भेरीनाद है, एक होगा केवल, भेरीनाद द्वारा धम्म का उद्घोष है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या बोला है? धम्म का उद्घोष इसमें बताया है इसने, ठीक है ना। विमान, हस्ती, अग्नि, स्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया जाता है। इससे ब्राह्मणों का आदर, माता पिता का आज्ञा पालन, हिंसा का त्याग इतना बढ़ गया जो पहले कई वर्षों तक नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। इससे ब्राह्मणों का आदर, माता पिता की आज्ञा का पालन, हिंसा का त्याग बहुत बढ़ गया। यानी इस अभिलेख में अशोक बता रहा है कि जो उसने कार्य करवाए थे, कौन वाला? भेरीनाद वाला, धम्म का उद्घोष जो करवाया था, उस धम्म के उद्घोष का ये परिणाम निकला कि अब लोग अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, हिंसा को त्याग दिया है उन्होंने, ठीक है, अहिंसा का पालन करते हैं। तो ये अच्छा एक मैसेज जा रहा है, और पिछले 100 वर्षों में ऐसा जनता ने नहीं किया था जो अब जनता कर रही है, ठीक है। अशोक अपने चौथे शिलालेख में इस बात को कहता है। तो ध्यान रखिएगा, माता पिता का आदर, ब्राह्मणों का आदर, हिंसा का त्याग, किसमें बताया गया है? चौथे लेख में बताया गया है। अगला देखिए, 5वां शिलालेख। 5वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है? इस लेख में अशोक कल्याणकारी कार्य जो कठिन है उन्हें करने पर बोल नहीं देता, बल देता है। उन्हें करने पर बल देता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। अशोक कहता है कि भाई जो पब्लिक वेलफेयर के काम है, सर्वहित के काम है, वो तो कठिन होंगे ही, लेकिन उसे आपको करना पड़ेगा। और क्या कहता है, इसी लेख में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है। ये धम्म है, धम नहीं है, धम्म है। धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है, यानी कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। ऐसा वो किसमें लिखता है, 5वें शिलालेख में लिखता है। देखिए अशोक ने जब वो राजा बनता है तो 273 बीसी में राजा बनता है। अशोक राजा कब बन रहा है, 273 बीसी में। लेकिन उसका जो राज्याभिषेक हो रहा है वो 4 वर्ष बाद हो रहा है। 4 वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में, 269 बीसी में। और आप देखेंगे कि जब वो राजा बनता है तो राजा बनने के केवल 8 साल तक वो युद्ध करता है। आखिरी युद्ध उसका 261 बीसी में होता है कलिंग के विरुद्ध। 8 सालों तक वो युद्ध करता है, 261 बीसी में उसका युद्ध होता है कलिंग के विरुद्ध। और उस युद्ध के पश्चात अशोक हिंसा का त्याग कर देता है। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें वही बताया जा रहा है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। अगला देखते हैं। देखिए 6वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अशोक कहता है कि भाई सर्वलोक हित से बढ़कर कोई अच्छा कार्य नहीं है। मतलब अगर आप पब्लिक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं है दुनिया में। ठीक है, वो कहता है मैं जो भी कुछ पराक्रम करता हूं उसका प्रयोजन है कि प्राणी मात्र का ऋण मेरे ऊपर है, उससे मुक्त हो जाऊं। मतलब मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूं उसका पर्पस ये है कि मेरे ऊपर जो कर्ज है लोगों का, लोगों ने मुझे राजा बनाया, इज्जत दी, मैं उनका राजा हूं, मेरे प्रति उनका कर्तव्य है, तो जो कर्ज है वो उससे मैं उऋण हो जाऊं। ठीक है, आगे कहता है कि अशोक अपने मैसेंजरों को, मैसेंजर मतलब अपने शाही संदेश वाहकों को, यानी रॉयल मैसेंजर को ये ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि वह कहीं भी रहे। कहीं भी का मतलब चाहे वो महल में रहे, भोजन कर रहा हो, अंतःपुर में, अंतःपुर मतलब उसका बेडरूम की बात है, पशुशाला में हो, घोड़े की पीठ पर बैठा हो, गार्डन में यानी उद्यान में घूम रहा हो, कहीं भी अशोक है, उसके शाही संदेशवाहक को यह अधिकार है कि प्रजा के हित के कार्यों के लिए वो अशोक से आकर मिले और वो बात बताए कि यहां पर यह प्रजा के हित का कार्य होना है। यही अशोक कहता है, राजकीय संदेशवाहक मुझे प्रजा के कार्यों की सूचना दे, मैं सर्वत्र प्रजा का कार्य करता हूं, मैं कहीं भी हूं, मैं प्रजा के कार्यों के लिए एकदम समर्पित हूं, मैं हर जगह प्रजा का कार्य करूंगा। अगला देखिए, नेक्स्ट शिलालेख में अशोक क्या बताता है, 7वें शिलालेख में। 7वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का उल्लेख है। सभी स्थानों पर सभी संप्रदायों के मनुष्य निवास करें क्योंकि सभी आत्म संयम और आत्मशुद्धि चाहते हैं। इसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस और जेनरसिटी को मेंशन किया गया है अशोक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए 8वें शिलालेख की ओर चलते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया अशोक के द्वारा। इस लेख में राजाओं के द्वारा यात्रा विहार करने की आलोचना की गई है। मतलब जो राजा घूमने फिरने जाते थे, यहां चले गए वहां चले गए, उनके उस यात्रा विहार की आलोचना की है अशोक ने। अशोक कहता है इससे बेहतर तो तुम भाई धम्म यात्रा पर चले जाओ। ठीक है ना, धम्म यात्रा को अशोक जो है इससे बेहतर मानता है। धम्म यात्रा का मतलब है कि आप ऐसे स्थानों की यात्रा करिए जहां जो बुद्ध से संबंधित हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, आप ऐसे स्थानों की यात्रा करिए, वो बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू जो आप जाते हैं यहां वहां घूमने, उसकी बात कर रहा है। इसमें अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा का उल्लेख काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया था। और ये बात किसमें मेंशन है, कौन से शिलालेख में मेंशन है, 8वें शिलालेख में ये बात मेंशन है कि वे अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहा गया था, बोध गया को गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये 9, 10, 11 ये काफी छोटे शिलालेख है, मतलब बहुत स्मॉल चीजें, बहुत कम चीजें इसमें लिखी हैं। ठीक है, जैसे कि 9वें शिलालेख की बात करता है, इसमें धम्म मंगल का उल्लेख है, साफ साफ बात है। नहीं, इसमें 9वें शिलालेख में धम्म मंगल के बारे में अशोक ने बताया है। 10वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है, अशोक यश और कीर्ति की अपेक्षा धर्म पालन पर अधिक बल देता है। मतलब आपको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, आपको फेमस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अपने आप को पब्लिसिटी देने से अच्छा है, अपने आप को फेमस करने से अच्छा है आप जो है धर्म पालन पर अधिक बल दीजिए। मतलब जो आपका काम है वो आप करिए।
इस समय आपका काम क्या है? पढ़ना, वही आपका धर्म है, इसके अलावा और कोई आपका धर्म नहीं है, तो आप सिर्फ अपने धर्म का पालन कीजिए, ये अशोक कहता है। ठीक है, बाकी यहाँ वहाँ हम ऐसा करेंगे तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी, वैसा करेंगे पब्लिसिटी मिलेगी, इस तरह से कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, बाकी चीजें आपको अपने आप मिलेंगी। आगे अशोक क्या बताता है, देखिए 11वें इसमें धम्मदान का उल्लेख है, यानी 11वें शिलालेख में किस बात का उल्लेख है? धम्मदान का उल्लेख है। ठीक, चलिए आगे देखिए 12वें शिलालेख की हम बात करते हैं। देखिए 12वें शिलालेख में अशोक अच्छी बात इसमें भी बताता है, कहता है कि सभी धर्म के प्रति अपने उदार दृष्टिकोण अथवा धार्मिक सहिष्णुता को व्यक्त करता है। अशोक कहता है कि भाई सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर आदर देना चाहिए, ऐसा अशोक कहता है। वो अपना दृष्टिकोण बता रहा है, अपना विजन बता रहा है सभी धर्मों के प्रति, जैसा वो फील करता है, और वो ऐसा लोगों को करने के लिए भी कह रहा है। अशोक कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म की निंदा करने का, बिना किसी कारण निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने धर्म का भी आदर करना चाहिए और दूसरे धर्म का भी आदर करना चाहिए, ये अशोक कहता है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, अशोक कहता है कि ये हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के धर्म को सुने, एक दूसरे की बातें सुने। इसमें सभी संप्रदाय बहुत श्रुत होंगे। इसका मतलब यह है कि इससे सभी संप्रदाय, यानी जितने भी कम्युनिटीज हैं राज्य में, वो फलेंगी फूलेंगी। ठीक है, उनका विकास होगा और संसार का कल्याण होगा। और संसार के जब भाई सभी लोगों का विकास होगा तो संसार का भी विकास होगा, सभी लोगों का कल्याण होगा तो संसार का भी कल्याण होगा। संसार लोगों से ही तो बनता है। ठीक है, ये अशोक कहता है अपने 12वें शिलालेख में, तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए अशोक के 13वें शिलालेख की ओर चलते हैं। देखिए अशोक अपने 13वें शिलालेख में सबसे अहम चीज बताता है धम्म विजय के बारे में। ठीक है, धम्म विजय का उल्लेख अशोक अपने 13वें शिलालेख में करता है। इसमें कलिंग युद्ध और इसकी हृदय विदारक घटनाओं का उल्लेख है। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि कलिंग युद्ध के बारे में इसमें उल्लेख है, और कलिंग युद्ध की वजह से जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था उसके बारे में भी 13वें शिलालेख में उल्लेख है। यानी अशोक का हृदय परिवर्तन जो हुआ था किस शिलालेख में लिखा है? 13वें शिलालेख में लिखा है। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, अशोक ने इसी लेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया है। इस बार अभी ये पटवारी के एग्जाम में आया भी था, 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया है। यवन राजाओं की बात हो रही है। यवन राजा का मतलब ग्रीक रूलर्स के बारे में अशोक बता रहा है। ठीक है ना, तो उन 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया है। वैसे अपने राज्य के आगे देखिए वो क्या कहता है, अपने राज्य के जंगली जातियों के प्रति उदारता का उल्लेख करते हुए उन्हें चेतावनी दी है। उसके राज्य में कुछ जंगली जातियां, जो आटविक, जिसे हम क्या कहते हैं? आटविक, जंगलों में रहने वाली जातियां, उनकी बात कर रहे हैं। आटविक उन्हें कहते हैं। आटविकों को जो है उसने समझाया है उदारता से, और अंत में उन्हें वार्निंग यानी चेतावनी भी दी है किसी विषय पर। ये अशोक अपने 13वें लेख में कहता है। ठीक है, आपको याद होगा तो मैंने आपको इससे पहले जब हम लोग क्लास में देख रहे थे तो हमने पढ़ा भी था, ठीक है, कि अशोक का जो अभी इससे पहले भी आपने पढ़ा, दूसरे शिलालेख में अशोक ने क्या बताया है? दूसरे शिलालेख में अशोक ने चिकित्सा के बारे में बताया है कि दक्षिण के 5 राज्य जहां उसने चिकित्सा की व्यवस्था करवाई थी, और दक्षिण के 5 राज्यों के पश्चात यवन राज्यों में भी उसने चिकित्सा की व्यवस्था करवाई थी। तो अगर यवन राज्यों में चिकित्सा व्यवस्था की बात आती है तो दूसरा शिलालेख है, और यवन राजाओं का उल्लेख की बात आती है तो वो 13वां शिलालेख है। दोनों में डिफरेंस है। एक जगह चिकित्सा व्यवस्था करवाने की बात हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज देने की बात हो रही है, और एक जगह केवल और केवल उन राजाओं के बारे में बात हो रही है, यानी उन रूलर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, आप दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं और 14वें शिलालेख की ओर बढ़ते हैं। देखिए अशोक कहता है कि मेरा राज्य अत्यंत विशाल है, यानी 14वें शिलालेख में अशोक बता रहा है कि उसका राज्य अत्यंत विशाल है। इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं जो कहानी संक्षेप में और विस्तार से है। जो मतलब कहानी नहीं, कहीं कहीं, थोड़ा सा इसको आप लोग सही करिएगा, जो कहानी नहीं, जो कहीं कहीं संक्षेप में और विस्तार में है, जो कहीं कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से है। ठीक है,
कुछ बातें मधुरता के कारण बारंबार लिखवाई गई हैं, कुछ बातें इतनी अच्छी हैं, इतनी स्वीट साउंड करती हैं, इतना बेहतर साउंड करती है, इसको बार बार लिखवाया गया है। संभव है लिपिकार के भूल से कुछ अपूर्णता भी रह गई हो, ये हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज है कि हमने जो बोला हो लिपिकार ने वैसा ना लिखा हो, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया हो, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। अशोक ये भी बताता है कि कुछ ना कुछ भूल हो सकती है लिपिकार से, लिपिकार के भूल से कुछ ना कुछ अपूर्णता रही। वो अपनी बात नहीं बता रहा है, क्योंकि अशोक तो बोल ही रहा है कि हमने तो ये कहा है लिखने के लिए, लेकिन हो सकता है लिपिकार जो उसको उत्कीर्ण कर रहा है, इनग्रेव्ड कर रहा है, उसे इनग्रेविंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ ना कुछ वो भूल गया हो। इस चीजों में ये 14 शिलालेख अशोक के बारे में बताए जाते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जो दूसरे शिलालेख की बात हुई है, जरा आप देख लीजिएगा। अभी आपने 13वां शिलालेख देखा, जिसमें जो है 5 यवन राजाओं के उल्लेख के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक बार दूसरा शिलालेख भी देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि सवाल इससे आया भी था। यहां पर देखिए अशोक क्या बता रहा था। अशोक ने बताया दक्षिण के 5 सीमांत राज्यों, कौन कौन से सीमांत राज्य हैं? चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। और यवन राज्यों में भी पशु और मानव चिकित्सा का प्रबंध किया गया है। ठीक है, ये बताया गया है अशोक के द्वारा। तो अगर चिकित्सा से संबंधित बात आती है, चाहे वो दक्षिण के 5 राज्यों के मतलब दक्षिण के 5 राज्यों में चिकित्सा संबंधी बात हो या यवन राज्यों में चिकित्सा संबंधी बात हो, तो वो दूसरा शिलालेख है। लेकिन अगर सिर्फ यवन राजाओं के बारे में पूछ रहा है, ग्रीक रूलर्स के बारे में मेंशन कर रहा है, तो वो 13वां शिलालेख है। ठीक है, ये पूरी बात थी अशोक के शिलालेखों से संबंधित। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अशोक के 14 शिलालेखों को पढ़ा। ठीक है, और अब आने वाली अगली क्लासेस में, इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम अशोक के लघु शिलालेखों को, क्योंकि ये बृहद शिलालेख है, हम अशोक के लघु शिलालेख यानी माइनर रॉक एडिट्स को पढ़ेंगे। और माइनर रॉक एडिट के साथ साथ हम लोग स्तंभ लेख को भी उस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।